स्वागत है आपका एरा वर्ल्ड में। आज हम एक नया विषय लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जाति आधारित जनगणना जो सामाजिक न्याय के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त कर रहा है, पर हमें इस जगह 2 बातें सोचने की आवश्यकता है। यह सामाजिक न्याय की बात कर रहा है या राजनीतिक परिदृश्य में कई पार्टियां अपने लिए इसका इस्तेमाल कर रही हैं। इसकी एक रूपरेखा बनाएँगे, एक ड्राफ्टिंग करेंगे कि निबंध को कैसे लिखा जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, निबंध की पहले प्रस्तावना में हम इस बात का देखेंगे कि जाति जनगणना क्या है, इसके ऐतिहासिक आधार हम तय करेंगे। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1931 में जब शुरू किया गया था, इसके क्या पैमाने रहे थे। अच्छा, ये जब पैमाना हम निर्धारित करेंगे तो ये मुख्यतः किसके लिए है? मुख्यतः ओबीसी लक्षित, क्योंकि ओबीसी समूह के बारे में जानकारी विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है। हम इस बात में देखेंगे कि जो ये जनगणना कराई जा रही है वो कितना सही है, कितना तार्किक है। इसमें हम फ़ायदे देखेंगे, फ़ायदे में संघवाद का फ़ायदा देखेंगे, सामाजिक न्याय कितना मिल रहा है उसका फ़ायदा देखेंगे। नुकसान में हम ये देखेंगे कहीं हमारी उत्तर और दक्षिण की राजनीति में प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, कहीं राजनीति पार्टियाँ इसे एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल तो नहीं करेंगी अपने वर्चस्व को आगे बढ़ाने के लिए। इस पूरी निबंध का एक रूपरेखा होगा। इस निबंध में हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कहीं यह हमारे लिए विष का तो काम नहीं करेगा और कहीं ये राजनीतिक पार्टियों के लिए अमृत का तो काम नहीं करेगा। देखा जाए तो जाति आधारित जनगणना पहली बार कराई जा रही है। कुछ विशेष राज्यों ने करवाया है, उसका भी कुछ हम यहाँ परिणाम देखेंगे। तो हमें ये निबंध इसी रूपरेखा में लिखना है। ये इसकी पूरी फाइनल ड्राफ्टिंग है। ठीक है? स्टार्ट करते हैं निबंध के पहले अभ्यास से, पहले चैप्टर से। ठीक है? ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक? चलिए देखते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जाति आधारित जनगणना आखिर होता क्या है। जनगणना के माध्यम से हम लोगों की गिनती तो करते हैं, पर एक विशेष जाति जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति पे पिछड़ापन हम नहीं देख पाते, वो इसमें हम करेंगे। जहां 2021 2011 की जनगणना हुई थी, उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई। हमने एससी एसटी के बारे में तो पता कर लिया था, लेकिन हमारा विशेष समुदाय ओबीसी कितना प्रतिनिधित्व करता है ये हमें नहीं पता था। इसलिए यहाँ पे कई जातियों में उपजातियां बटी हुई है। विवाद की स्थिति है। कुछ जातियां 27% का आरक्षण ज्यादा ले रही है, कुछ जातियां ने। इसको लेके एक तकनीकी समस्या बनी हुई है, जिसपे हम सेल्फ स्वयं गणना के माध्यम से इसको खोजने का प्रयास करेंगे। इसके अगर बात करें कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो ये औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है, ब्रिटिश काल से, कि 1931 में इसका विभाजन किया गया। 1931 में ब्रिटिश शासन को विभाजित करना, तो इन्होंने उसका ऐतिहासिक आधार किया और बाद में स्वतंत्र भारत में नेहरू और अम्बेडकर जैसे लोगों ने जाति जनगणना को राजनीति जनगणना से बाहर करने का वो मतलब अपना विचार विमर्श प्रस्तुत किया था। अगर ऐसा करते हैं तो देश में सांप्रदायिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं। ठीक है? आरक्षण केवल एससी एसटीओ के लिए तय किया गया, बाकी के विकास के आधार अभी तय नहीं हुए थे। तो एक आधार पे एक बड़ी व्यवस्था का संकट उत्पन्न हुआ। 1990 ईस्वी में जब मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उसकी रिपोर्ट 31 की जनगणना के आधार पर ये रिपोर्ट सामाजिक न्याय के लाए गए थे, लेकिन हमारे पास आंकड़ा नहीं था कि हमारे पास ओबीसी का कितना प्रतिशत, कितना किसको देना है। ये विशेष रूप से कोई तो मतलब कहते विशेष रूप से कोई भी स्पेसिफिक डेटा नहीं था, इसलिए बाँट तो दिया गया, चलो ठीक है, लेकिन समस्याएँ बनी रही। इसमें क्या हुआ, राजनीतिक सर्वसम्मति नहीं थी, फिर भी इसे लागू किया गया। अब इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए ये जाति जनगणना आधार किया जा रही है। ध्यान रखने वाली बात है कि इस पैराग्राफ में आप इस बात का ज़िक्र करेंगे कि यह इतने दबाव के बावजूद बिहार में पहली बार इसकी जनगणना कराई गई। जब 22 और 23 में जब ये जनगणना कराई गई, तो वहाँ पर देखा गया 63% आबादी में केवल 10 से 12%, 63% आबादी को केवल 10 से 12% नौकरियां प्रतिशत ही नौकरियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये एक विकास का कैसे मार्ग हो सकता है? सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इस तरीके से यह मुद्दा गरमाया। इसमें दो पार्टियां, एक इंडिया गठबंधन, एक कैबिनेट या सरकार जिसे आप कह सके, बीजेपी कह सके। इन दोनों के राजनीतिक इतिहास का केंद्र बिंदु बन गया। जहां विपक्ष पार्टियों द्वारा इसे मुद्दा बनाया गया, वहीं सरकार द्वारा इस पर जनमत संग्रह सरकार द्वारा इस पर काउंटिंग कराने का 2027 से इसे वो मौका दे दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि चलो, दोनों लोग ने अपने राजनीतिक प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए दे तो दिया, क्या
यह हमारे लिए अच्छा है या बुरा, इस निबंध में हम इस चीज़ को थोड़ा जाँचेंगे। जो बिहार में सर्वेक्षण हुआ, वहाँ पे क्या देखा गया, जो ईबीसी, ओबीसी, इनकी आबादी में अनुपात तो बहुत है, पर विकास के क्रम में ये सबसे ज़्यादा पीछे हैं, ठीक है? जहाँ तक देखा जाए, ओबीसी में क्रीमी लेयर का मुद्दा छाया रहता है, ओबीसी में 27% का आरक्षण रहता है, पर इसमें भी उपजातियाँ, कुछ वर्ग बहुत अमीर है, कुछ वर्ग बहुत कमी है। इन्हीं सबको देखते हुए ये जाति आधारित जनगणना आज के दौर में इम्पोर्टेंट है। पर समस्या यही नहीं होती, समस्या ये होती है कि दक्षिण भारत के, क्योंकि जाति जनगणना आधारित नेशनल स्तर पे होना है, और वहीं देखा जाए उत्तर भारत में, जहाँ जनसंख्या का अनुपात, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, वहीं दक्षिण में जनसंख्या की कमी है। ऐसे में यह उत्तर भारत की ध भारत की उद उत्तर भा भा उत्तर भारत की राजनीति दक्षिण भारत की राजनीति से प्रभावित हो सकती है। अब ये प्रभावित तो होगी, लेकिन इसका परिवर्तन देखना ज़रूरी है। हमारे पास यह विकल्प है या हमारे इसकी यह ज़रूरत है, ये हमें सोचना होगा। ठीक। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। अब इसमें सरकार की मंशा क्या है या विपक्ष की मंशा क्या रखती है, उसको दरकिनार करते हुए हमें ये देखना होगा कि सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए। सरकार ने डिजिटली जनगणना का तो 2027 के लिए मान्यता दे दी कि चलो 2027 तक जनगणना हो जाएगी। उसमें जाति आधारित जनगणना को अधिसूचना जारी कर दी दिसंबर के आते-आते। इसमें सभी राज्यों ने अपना सत्यापन, सभी राज्यों ने अपनी भूमिका अदा की है कि हाँ, ये चीज़ें ज़रूरी होती है, ठीक है? तो यहाँ से एक नैरेटिव बनता है, एक नया चीज़ ये बनता है कि अगर ये जाति जनगणना हो जाएगी तो हम टारगेटेड कल्याण, टारगेटेड वेलफेयर स्कीम चला सकते हैं। मतलब वो जाति जो कमज़ोर है, उसको ऊपर उठाने का प्रयास कर सकते हैं, उसको ऊपर उठाने का प्रयास कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से आप ये रूपरेखा समझ रहे हैं कि ये जाति आधारित जनगणना किस लिए? सामाजिक समावेशिता लाने के लिए और सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए। पर अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी क्लियर करने के लिए हमें इसके फ़ायदे को देखना आवश्यक है। चलिए हम इसके फ़ायदे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं, न्याय और समावेशिता। मतलब ऐसी जातियाँ जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको समावेशिता नहीं मिला, जस्टिस इंक्लूजन नहीं मिला, उनको ध्यान रखते हैं। ओबीसी में बहुत सारी जातियाँ हैं। रोहिणी आयोग द्वारा ये अनुशंसा की गई थी कि ओबीसी में बहुत ऐसी जातियाँ हैं जिनको इस 27% आरक्षण का पूरा फ़ायदा नहीं मिला है। तो ये जाति आधारित जनगणना हो जाने के बाद हम कैटेगरी में डिवाइडेशन कर सकते हैं। जैसे इस समय एससी-एसटी एक्ट में हाई कोर्ट के तहत ये कहा गया है कि उसका उप कैटेगरी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से हम ओबीसी में चाहे यादव हो, चाहे और भी कुर्मी हो या और भी समाज होता है, उनके अलग-अलग कैटेगराइज़ेशन करके जो व्यक्ति या जो जाति सामाजिक न्याय को नहीं प्राप्त कर उसके हित के लिए कार्य किया जा सकता है। ठीक, डेटा सुनिश्चित करेगा कि सबसे कमज़ोर जाति कौन है और हम उसकी न्याय के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। नीति निर्माण में हमें मदद मिलेगी। हम ये अनुमान लगा सकेंगे कि उसको कितनी ज़रूरत है और क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़, इससे हमारा संघवाद और अर्थव्यवस्था किस प्रकार फ़ायदेमंद होगी, ये ध्यान रखें। अर्थव्यवस्था के लिए वित्त आयोग ज़िम्मेदार होता है। वित्त आयोग ये तय कर पाएगा पूरे भारत में कौन-कौन सी जातियाँ कहाँ-कहाँ हैं, उसके आधार पे उन राज्यों का जो आवंटन है, घटा या बढ़ाया जा सकता है, ठीक है? डिजिटल प्रशासन पारदर्शिता में तेज़ी आएगी और हम डेटा के आधार पे योजनाओं में अधिक लिंकेज दे सकेंगे, अधिक बेनिफिट दे सकेंगे, इस चीज़ की महत्व मिलेगी और जिसको योजना का लाभ पहुँचाना है, हम उसको व्यवस्था में ला सकें। इस प्रकार सेंटर और स्टेट में जो बैलेंस है, जो संघवाद है, वो बना रह सकता है। तो इसके गणना के माध्यम से इतने-इतने फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। पर सबसे बड़ी बात इस निबंध की तार्किकता ये है, कहीं ये राजनीतिक हथियार ना बन जाए। जहाँ विपक्ष के द्वारा यह मुद्दा अपनी राजनीति को एकीकरण करने के लिए हुआ है, उसी प्रकार पक्ष में बैठी पार्टी भी उसका राजनीतिकरण करना चाहती है, ठीक है? अब हमें ये देखना है, कहीं जाति का जनगणना हुआ, उसकी जो रिपोर्ट आई, उसके आधार पर राजनीतिक दल अपने लिए चुनाव के नए-नए आयाम न तय करने पड़े, तुष्टीकरण की राजनीति को जन्म न दिया जाए, सामाजिक खंडन न किया जाए, इस बात को हमें देखना होगा, जिससे समाज में समरसता बनाए रखना है, तो हमें इसका दुरुपयोग होने से बचाना होगा। पर यहाँ एक और खतरा उत्पन्न होता है। जैसे 2026 में पूरे भारत में परिसीमन होना है कि कौन-कौन से राज्य में किस-किस प्रतिनिधियों के आधार पर सीटों की संख्या बढ़ सकती है। अभी तक 1972 या 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों की संख्या आवंटित है। भाई उत्तर प्रदेश 80 सीट ले गया, यहाँ पे 18 सीट है या कुछ भी अलग-अलग है। लेकिन जैसे ही जनसंख्या बनेगी, आप देखेंगे कि जो पूरे भारत है, इधर की जनसंख्या ज़्यादा है, इधर की जनसंख्या कम है।
तो परिसीमन में दिक्कत हो सकती है, आबादी में असंतुलन बढ़ेगा। जहाँ उत्तर में बढ़ती हुई आबादी देखी जाती है, वहाँ दक्षिण में ये आबादी नियंत्रण में है। तो ऐसे पूरे भारत में दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व कम होगा और दूसरे राज्यों का प्रतिनिधित्व अधिक होगा। इससे क्या होगा? दक्षिण को ये डर लगेगा कि कहीं ऐसी योजना न लागू की जाए जो दक्षिण के लिए लाभकारक ना हो। ऐसे में राजनीतिक उथल-पुथल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए। संघवाद पर प्रभावता देखने में क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण देखा जाए तो उत्तर भारत में कम पर दक्षिण भारत में ज़्यादातर लागू हुए हैं। ज़्यादातर लोगों ने इसको अपनाया और नियंत्रण किया है। इस वजह से ये खतरा अभी भी पनप रहा है। तो हमें ये सोचना होगा कि क्या ये चीज़ें हो सकती हैं? और इसके अलावा कुछ और मामले जैसे इंदिरा साहनीवाद, 50% का आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई, उसे तोड़ते हुए देखा जा सकता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। अगर ओबीसी हमारे 60% से ज़्यादा प्रतिनिधित्व करती है, तो सरकार को उनको आरक्षण लेना ही होगा। इस बात में कोई शक नहीं है क्योंकि जिसका जितना प्रभुत्व होगा, उसको उस हिसाब से आवंटन किया जाएगा। तो इस चीज़ को देखना होगा। क्या ये कानून बन के ये क्या क्या यह कानून वैध होगा कि अवैध होगा? इसमें इस चीज़ का बहस बन जाएगा। हमारा जो डेटा है वो कितना गोपनीय रहेगा, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होगा। कहीं राजनीतिक पार्टियों ने, कहीं दूसरी पार्टियों ने अगर इस डेटा को अपनाकर अपने राजनीतिक हित को साधना शुरू किए, तो भारत में अस्थिरता का दौर पैदा हो जाएगा। इसलिए यह एक दो-धारी तलवार की तरह है, हम इसे कह सकते हैं, एक दो-धारी तलवार की तरह है। हम इसे कह सकते हैं इसका दीर्घकालिक प्रभाव अगर हम इसके दीर्घकालिक प्रभाव की बात करें तो ये हम पारदर्शिता देगा, राजनीतिक परिपक्वता देगा और 2 रास्ते देगा कि हम अपने विकास की राह को आगे बढ़ा सकें। पर ये कि विकास का रास्ता मिलता है, अगर विकास का रास्ता मिलता है तो उसके लिए डेटा का सही उपयोग हो और अगर विभाजन का रास्ता मिलता है तो राजनीतिक दुरुपयोग बढ़ेगा। वहीं सामाजिक न्याय विकास के रास्ते पे लेके जाएगा और जातिवाद बढ़ेगा तो विभाजन का रास्ता हमारे लिए समान होगा। जहाँ विकास में यह मदद करेगा, वहीं वह सामाजिक खंडन में इसको तोड़ेगा। इसलिए इसका इस्तेमाल करना या इसका राजनीतिकरण करना बहुत आवश्यक नहीं है। इसके लिए हमें सुरक्षा के भी कुछ उपाय कर लेने चाहिए। क्या सुरक्षा के उपाय कर लेने चाहिए? जो 50% की सीमा है, उसे वर्तमान में विद्यमान है, वो वास्तविक रूप से विद्यमान होना चाहिए। इस चीज़ को थोड़ा-सा हम जागरूक करें। लोगों को जागरूक बनाना चाहिए कि जाति आधारित नहीं, व्यक्ति आधारित या आर्थिक आधार पे जनगणना या आर्थिक आधार पे आरक्षण को ही देना चाहिए या आर्थिक आधार पे प्रतिनिधित्व को तय करना चाहिए। इसके बहुत सारे आधार हो सकते हैं। इसके अलावा हमारा सत्यापन ज़रूरी हो जाना चाहिए। स्थानीय स्वगणना के आधार पे स्थानीय मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा जो जनगणना की जाए उसको स्थानीय स्तर पे भी वेरीफाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी जाति हमसे छूट जाए। कुल मिला के मतलब डिजिटल और भौतिक दोनों प्रकार का सत्यापन आवश्यक है। तो इसलिए अगर हम संतुलन की स्थिति अपनाते हैं तो सौर जागरूकता का अभियान रखते हैं तो इन प्रकार की समस्याओं से हम दूर रह सकते हैं। निष्कर्ष में हम इस बात को ज़्यादा खंडन नहीं करेंगे पर ये ज़रूर बताएँगे, ये एक दवा हो सकता है या विष हो सकता है। सही इस्तेमाल किया तो दवा दवा हो सकता है। आज दिसंबर की स्थिति में आज 25-26 सितंबर दिसंबर है और इस स्थिति में आज के अब तक के डेटा के जो भी हम लोगों ने एनालिसिस किया है, अगर दवा की दृष्टि में इस्तेमाल किया जाए, तो ये सामाजिक न्याय की एक नई ऊँचाइयाँ देगा और अगर ये विष के रूप में इस्तेमाल हुआ तो हमारे राजनीतिक वोट बैंक का केंद्र बन जाएगा। इस बहस के साथ हम इसको यहीं निबंध को छोड़ते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले समय में, आने वाले सरकार में, आने वाली पीढ़ी हमें इस बात का प्रतिनिधित्व करेगी कि इसका सही इस्तेमाल किया जाए। मिलते हैं अगले निबंध में। यह निबंध कैसा लगा? हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।